बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड एक्सिस, बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। तो स्टूडेंट, इनमें मोशन ऑफ सीलिंग फैन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ भी नहीं है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन है, और बाउंसिंग बॉल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है क्योंकि उसमें मीन पोजीशन फिक्स नहीं होता। लेकिन सबसे पहला जो ऑप्शन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो पहले का ए ऑप्शन ठीक है। दूसरे में आते हैं हम, द मैस ऑफ द बॉब of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will be। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फार्मूला रिमाइंड करना पड़ेगा रिपल टैंक के सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तो फार्मूले के मुताबिक T इज इक्वल टू 2πL/g। ओके, हमने देखा कि फार्मूले में कहीं भी जो है मैथ्स का जिक्र नहीं है, तो अगर हम मैथ्स बढ़ा भी दें तो टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि L/g है तो लेंथ या ग्रेविटी में चेंज आने से टाइम पीरियड में फ़र्क आना चाहिए, मैथ्स से फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो रिमेन्स सेम आंसर रहेगा। सारे ऑप्शंस आपने गौर से पढ़ने हैं, उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें से कौन सा जो है वो दोनों किस्म की वेव्स पैदा करने के लिए यूज़ हो सकता है। स्ट्रिंग, रिपल टैंक, हेलिकल स्प्रिंग, या फिर सिलिंग की, और या ट्यूनिंग फोर्क। तो सबसे हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें हमने स्लिंकी को देखा था कि वो दोनों तरह की वेव्स पैदा कर सकता है, जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल्स भी हैं और ट्रांसवर्स भी हैं। तो स्लिंकी या हेलिकल स्प्रिंग ही सबसे बेस्ट आंसर है। उसके बाद वेव्स ट्रांसफ़र। वेव्स क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं स्टूडेंट्स? हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन एक पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ पर हम वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी ही इसका आंसर बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कंडक्शन, वेव मोशन या रेडिएशन, तो या फिर ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, हम एनर्जी को इन तीनों मेथड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस बेस्ट आंसर है। इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, स्पेस या वैक्यूम के अंदर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो सेम चीज़ है वो होती है स्पीड। उनकी स्पीड सेम रहती है, चाहे वो स्पेस में हो और किसी भी टाइप की वेव्स हों, उनकी स्पीड सेम रहेगी। तो सबसे बेस्ट आंसर ये है। उसके बाद, अ लार्ज रिपल टैंक विद द वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज produces 25 complete waves in a distance of 50 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। तो स्टूडेंट्स, हमें एक फार्मूला जहन में लाना है स्पीड ऑफ वेव्स का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमें यहाँ पर चाहिए एफ और लैम्डा। स्टूडेंट्स, हमें एफ तो दिया गया है 30 हर्ट्ज, लैम्डा हमें चाहिए। लैम्डा के लिए हमें पता है कि वेव लेंथ को कहते हैं। अब 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है और वेव्स कितनी है 25, मतलब एक वेव ने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। यहाँ से हमें पता चला कि वेव लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर हम वेव लेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 में आते हैं, 8 एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर? फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, रिपल टैंक वाले टॉपिक में हमने एक जगह डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पर डिपेंड करती है और वो मीडियम के ज़रिए चेंज नहीं होती। तो वो इंडिपेंडेंट होती है बाकी तीनों चीज़ों के, मतलब वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और स्पीड के। तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव्स इज। तो स्टूडेंट्स, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये ऑप्शन बी हमारा जो है वो बेस्ट आंसर है। ओके,
तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया, आपने गौर से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है और वही अप्लाई कर देना है। अब हम आते हैं स्टूडेंट इसके रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। रिव्यू क्वेश्चंस सिंपल हमें कंसेप्ट देने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपने सबसे पहले बता देनी है कि एक स्पेशल काइंड होती है वो वाइब्रेटरी मोशन की। इसमें एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से, और उसमें बॉडी की मीन पोजीशंस फिक्स होती हैं और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है एक्सेलेरेशन। ये इसकी डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, वो लिखने। उसके बाद नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास दो हैं। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, जैसा कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले टॉपिक में डिराइव किया था। उसके बाद दूसरी कंडीशन एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? मेन पोजीशन की तरफ होगी। उसके बाद थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जांपल बतानी है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं और डेली लाइफ से हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम, अ बॉल ऑसिलेटिंग इन अ कर्व्ड डिश, जिस तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम था, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। तो ये कुछ एग्जांपल जो हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से ले सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके बाद हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। सिंपल वेव की डेफिनेशन लिखनी है। इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमें टॉपिक्स में से मिल जाएगा, हमने वहाँ पर इसको देख के अच्छे तरीके से लिख भी लेना है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद द सूटेबल एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमें डेफिनेशंस और एग्जांपल लिखनी है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स की। ये भी आपको बुक वाले टॉपिक में से मिल जाएगा। उसके बाद ड्रा अ ट्रांसफर वेव्स विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेबल क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। स्टूडेंट्स आपने सिंपल एक वेव बना देनी है जिसकी टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और उसकी जो एम्पलीट्यूड बताया वो 2 सेंटीमीटर बताया। मतलब मेन पोजीशन से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर की। और जो हाइट वाले प्लेस होगी उसको हम क्रस्ट कह देंगे और जो सबसे डीप प्लेस होगी उसको ट्रफ कह देंगे। इस तरह ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ड्राइव रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव। ये जो रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा वाला हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, ये वही है। वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जस्टिफाई स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक। कौन कौन सी हमने बतानी है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। रिपल टैंक्स के हवाले से इन तीनों को डिस्कस करें तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने रिपल टैंक में से याद कर लेना है। 10.10 डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आल्सो इंक्रीजिंग इट्स वेवलेंथ? इफ नॉट हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। वो कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उससे वेवलेंथ पे चेंज आएगी, अगर नहीं तो इनका आपस में रिलेशन क्या है? स्टूडेंट्स हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है? इंडिपेंडेंट है बाकी चीज़ों के। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर भी देते हैं तो उसके ज़रिए वेवलेंथ पर फ़र्क आएगा या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स हमने रिपल टैंक वाले टॉपिक में पढ़ा कि हमारे पास वेव फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को हम चेंज होता देख रहे थे जब हमने वाटर को डीप किया था या शैलो किया था या कोई बैरियर वगैरह रखा था। हमारे पास एक रिलेशन भी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस रिलेशन से क्लियर है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज, बिकॉज द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट दैट इज वेलोसिटी। देखिए किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ वेव्स क्या है? फिक्स है। v क्या है? फिक्स। अब f और लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब अगर हम f बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा? कम, ताकि v फिक्स रहे। इसी तरह अगर हम f कम करते हैं तो लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा। तो लैम्डा और f एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसको हमने आंसर के तौर पर लिख देना है।
ओके, तो उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कंसेप्चुअल। इसमें बताया गया इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर हम लेंथ को डबल करते हैं, व्हाट विल इज द चेंज इन द टाइम पीरियड। हमें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2πl/g। ओके स्टूडेंट्स, √l/g है। अब हम देखें हमें लेंथ को क्या किया गया है, डबल, तो हम लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे, 2l। लेकिन जब फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा टी इज इक्वल टू 2π√2l/g। तो स्टूडेंट्स अगर हम √2 को अलहदा करें तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2πl/g मल्टीप्लाइड बाई जो हमने √2 अलहदा किया। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड हमारे पास बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स प्रीवियस टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला हो गया, उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन। यहाँ पर कहता है कि अगर हम बॉल को एक हाइट से गिराते हैं और वो ऊपर नीचे मोशन शुरू कर देती है तो क्या उसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, अगर है तो कैसे है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट एज द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h ऑन द फ्लोर हैविंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसको ड्रॉप किया और वो बाउंसिंग शुरू कर देती है, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद उसकी हाइट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट आफ्टर ईच बाउंस इट्स हाइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर डिक्रीजिंग एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एज टाइम पीरियड इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम, तो यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है। इसके अलावा मीन पोजीशन भी फिक्स नहीं है, किसी वक्त हर वाइब्रेशन पे मीन पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट परफॉर्म्ड 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम, ही यूज्ड 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट masses by keeping other parameters constant. To his astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? कहता है कि अगर हम मैथ चेंज कर भी दिए हैं उसने, बाकी पैरामीटर सेम रखे हैं, तो वो कहता है टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्या ये बात ठीक है या गलत है? तो स्टूडेंट्स हम अगर फार्मूला देखें टी इज इक्वल टू 2πl/g, तो उसमें मैथ्स की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर उसने मैथ्स चेंज कर भी दिया है लेकिन बाकी चीज़ें फिक्स रखी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया हो। तो हम कहेंगे कि उसका टाइम पीरियड वाकई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्स के चेंज करने से टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं आता। उसके बाद है व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो ये सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। 10.5 प्लेन waves in the simple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water, but changes occur in the speed of the water। हमने देखा था कि जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा था वहाँ पर स्पीड क्या हो गई थी, चेंज, और जहाँ पर कम गहरा था वहाँ पर स्पीड डिफरेंट हो गई थी। कमिंग फ्रॉम डीपर पोर्शन ऑफ रिपर टैंक इनटू अनदर रीजन शैलो वाटर, रिफ्रैक्शन हो गई। द स्पीड इन बोथ रीजन इज नॉट सेम ड्यू टू चेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेव्स ऑफ लेंथ। वेव लेंथ चेंज होने से स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी, और डीप वाटर में कैसी है और शैलो वाटर में कैसी है ये हमें पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ वाटर वाला टॉपिक रिपल टैंक में से। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अपने नोट्स पर लिखना है और तैयार भी करना है, यही आपका इस टॉपिक का होमवर्क है। स्टूडेंट एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो आपने इस एक्सरसाइज को बार बार सुनना है, इधर से सुनते जाएं और क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाएं। लिखने के बाद आप उनको याद भी कर सकेंगे और आपके पास वो नोट्स के तौर पर भी होंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।